everyone, welcome to first video of technique. So in this video we will discuss about spectroscopy, especially this UV visible spectroscopy. So let's start. So first thing is what is spectroscopy? So spectroscopy deal with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. So in experimental sense, what is matter? It is your biological sample. Okay. So what are electromagnetic radiation? It is a simple harmonic wave of electric and magnetic field fluctuating orthogonal to each other as shown in figure 1, this figure. Okay, so this is all about the theory portion. You can go through this, and in this video we will especially deal with the question that are asked in GATE examination. Okay, so first we will focus on GATE, the type of question which are asked in GATE exam. Okay, so let's start. तो whenever जब भी एनालिसिस होता है किसी भी सैंपल का, तो उसमें जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसकी एनालिसिस होती है. तो बायोमोलिक्यूल्स 4 तरह के होते हैं, हम सारे जानते हैं. डीएनए, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट. ठीक, तो और उसमें से भी डीएनए और प्रोटीन का एनालिसिस ज़्यादा होता है. तो बायोमोलिक्यूल में हम डीएनए का एनालिसिस करते हैं और प्रोटीन का. ओके, सो डीएनए में भी हम क्या देखते हैं? आइदर कंसंट्रेशन, ओके, और स्ट्रक्चर. ठीक, कंसंट्रेशन हम किससे मेज़र करते हैं? वो हम करते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी. और स्ट्रक्चर के लिए हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज़ करते हैं. ठीक है. और प्रोटीन के लिए ऐसा सेम, प्रोटीन के कंसंट्रेशन के लिए आप यूज़ करते हैं आइदर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. और प्रोटीन के स्ट्रक्चर जैसा कि हम सब जानते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी. ठीक, तो प्राइमरी के लिए हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं. ठीक, सेकेंडरी के लिए आप सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, और टर्शरी के लिए एनएमआर या फिर एक्सरे, और एक आता है फाइबर डिफ्रैक्शन. ठीक है, फाइबर डिफ्रैक्शन हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन के बारे में. तो आपके बहुत सारे गेट के क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ इसी एक टेबल से सॉल्व हो जाए. इसको अच्छे से रीड करिएगा, और इसके बारे में और कहीं से भी बुक वगैरह से नॉलेज मिले तो उसको गैदर करिएगा. ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट यहाँ पर एक मैंने ये डाल रखा है एक पिक्चर, ये मैंने रिसर्च पेपर से लिया था. तो इसमें दे रखा है कि कौन सी रेस का कहाँ पर एप्लीकेशन है. जैसे कि गामा रेस का ये स्पेक्ट में है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी. तो ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि आयनाइजेशन वाले जो रेज होते हैं उनका एप्लीकेशन किस में आता है. जैसे सीटी में आता है, स्पेक्ट में आता है, तो इसमें एक्स रेज यूज़ होती है, वैक्यूम यूवी यूज़ होता है. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपकी मेनली नियर यूवी वाले यूज़ किए जाते हैं. उसके साथ साथ विजुअल वाले भी कभी कभी नियर यूवी ज़्यादा यूज़ होता है. इसका एप्लीकेशन आता है फ्लोरेसेंस इमेजिंग में, और इसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आता है. और मॉलिकुलर वाइब्रेशन आपका जो आईआर, मेनली जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उसमें यूज़ होता है, और इसका एप्लीकेशन रमन इमेजिंग में होता है. और मिड आईआर वाले आपके इंफ्रारेड, मेनली जो एप्लीकेशन आपका इंफ्रारेड इमेजिंग में आता है मिड आईआर का. और यहाँ रोटेशनल मोशन में आपका जो फार इंफ्रारेड होता है, और उसके साथ साथ माइक्रोवेव भी. और न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन आपका मेनली रेडियो वेव, तो इसका एप्लीकेशन एमआरआई में आता है. ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड मैंने चीज़ें डाली है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा. तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने डाल रखा है ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, तो जैसा कि हम सारे जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी गामा रेज में होती है और एक्स रेज में, और सबसे लो एनर्जी रेडियो वेव में मानी जाती है. तो इधर देखें तो इस साइड, दिस साइड, इधर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और उसके अपोजिट साइड वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है. ये इस जो पिक्चर बना हुआ है इससे साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि इधर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और जब वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी. एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = h न्यू, और इसको हम लिखते हैं = hc/λ. ठीक है, h आपका यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ -34.
ठीक है। और c आपका स्पीड ऑफ लाइट है, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, लेमडा आपका वेवलेंथ है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ई इन्वर्सली, मतलब लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई के। ठीक, और ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू के, मतलब फ्रिक्वेंसी। ओके, तो इसीलिए जब एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा। इधर एनर्जी बढ़ रही है इस साइड, इसलिए जो गामा रेज की हायर एनर्जी होती है और रेडियो वेव की लोएस्ट एनर्जी होती है, और वेवलेंथ इसका सबसे ज़्यादा होता है, लेमडा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो और यहाँ बीच में कहीं पर विजिबल रेंज आता है, जिसमें आपकी विबग्योर आती हैं। इनका 400 नैनोमीटर टू 740 या फिर 750 समथिंग नैनोमीटर होता है। ठीक, रेंज। तो हाँ, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि कौन सी रेज की हायर एनर्जी होती है, कौन सी किसकी लो होती है। यहाँ इंफ्रारेड के बाद बीच में यहाँ पर कहीं माइक्रोवेव भी आती हैं। माइक्रोवेव ये हो गया कि कौन सी रेडिएशन की हायर एनर्जी होती है और किसकी लो होती है, और इसी रेडिएशन के बेसिस पर इनका एप्लीकेशन भी डिसाइड होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपका जो भी सैंपल है, आप जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं, तो उस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्हीं रेडिएशन को एज अ एनर्जी सोर्स एब्जॉर्ब करके या फिर जो है उसके इफेक्ट से अलग अलग प्रोसेसेस शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि मॉलिक्यूल्स अंडरगो प्रोसेसेस लाइक रोटेशन, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और न्यूक्लियर ट्रांजिशन। ठीक है, तो अलग अलग एनर्जी से अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। जैसा कि जो रेडियो वेव हैं वो सबसे लो एनर्जी वेव्स होती हैं, तो इसमें न्यूक्लियर या फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट पाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक या फिर स्पिन स्टेट होता है, न्यूक्लियर या फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट होता है। तो ये जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि कौन सी वेव से न्यूक्लियर स्पिन होता है, या फिर कौन सी एनर्जी वेव से जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। तो वो सारी अलग अलग वेव पर डिपेंड करता है। जैसे कि रेडियो वेव सबसे लो एनर्जी वेव है, तो इसमें न्यूक्लियर सिर्फ स्पिन करते हैं, ट्रांजिशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता है। और इसका एप्लीकेशन कहाँ पर आता है? एनएमआर में आता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया भी था। रेडियो वेव का एप्लीकेशन एनएमआर में आता है, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस में आता है। और माइक्रोवेव ये भी जो है लो एनर्जी वाली वेव होती हैं, तो इनका एप्लीकेशन आता है रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसके बाद है ये इंफ्रारेड। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी के इफेक्ट से वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पर। तो उस वाइब्रेशन से जो इसका एप्लीकेशन होता है वो हम यूज़ करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में, और इसीलिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंफ्रारेड का एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल होता है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में। फिर आता है यूवी विजिबल रेंज। तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांजिशन शो करते हैं, मतलब वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो इसमें यहाँ लिखा है कि यूवी विजिबल रीजन आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द मॉलिक्यूल, और इसीलिए इसको जो है ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर आता है। और फिर लास्ट है एक्सरे रेडिएशन। ये सबसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जिसमें कि इंटरनल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ट्रांजिशन होता है। ये दोनों यूवी विजिबल और एक्सरे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यहाँ आगे भी हम देखेंगे। तो देखो यहाँ लिखा है कि ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन एनर्जी लेवल, इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, तो ये मॉलिक्यूल है, इसने जो है फोटोन को एब्जॉर्ब करके अपना यहाँ ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया, मतलब एनर्जी लेवल 1 से 2 पर पहुँच गया है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब करके, और जब ये इसी फोटोन को एमिट करेगा तो फिर से वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो जो भी सैंपल है आपका, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन शो करते हैं, उन्हें हम क्रोमोफोर्स कहते हैं।
ठीक है। तो अलग अलग जो भी बायोलॉजिकल सैंपल्स होगा उसमें अलग अलग क्रोमोफोर्स होंगे जो इस फिनोमेना को शो कर रहे होंगे। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में ऐसे कौन से क्रोमोफोर्स होते हैं, उसमें होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेशन शो करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और उसके अलावा होता है आपका कोएंजाइम्स। कोएंजाइम जैसे एनएडी और एफएडी, इन सब में क्या होता है, इसमें होती है परफायरिन रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। और उसके अलावा होता है आपका जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक, उन अमाइनो एसिड्स में मेनली कौन, ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन। ठीक है, ये ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनमें रिंग होती है और उसी रिंग में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तो ये हो गया आपका प्रोटीन के बारे में। और उसके बाद जब हम दूसरा हमारा जो बायोमोलिक्यूल है डीएनए में क्या होता है, डीएनए में जो न्यूक्लिक बेसेस हैं उसमें भी तो रिंग होती है ना, उसमें भी रिंग होती है। तो वो उस रिंग में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है और फिर वो इस फिनोमेना को शो करता है। तो इसमें डीएनए में आपका न्यूक्लिक बेस है जो कि एज अ क्रोमोफोर वर्क करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, मैक्सिमम एनर्जी का, वो जो हो रहा है सिग्मा टू सिग्मा स्टार में। जब से जो सबसे लो हो रहा है वो हो रहा है N2 पाई स्टार में। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है कहीं पर पूछ ले कि सबसे लो एनर्जी ट्रांजिशन किस में होता है और सबसे हाई किस में होता है। ठीक है, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मेन है वो है बियर लैम्बर्ट लॉ। तो इसमें दो लॉ हैं, एक है लैम्बर्ट, दूसरा बियर। तो लैम्बर्ट ने क्या बोला था कि जैसे मान लो ये सैंपल है तुम्हारा क्यूवेट में, तो उन्होंने बोला था कि जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट इस सैंपल से पास करेगी, ये मान लो इसका इंटेंसिटी है I0 और ये ट्रांसमिट होने के बाद आई नॉट नहीं होगा, ये आई होगा, तो जो एब्जॉर्बेंस होगा वो इस पाथ लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ ये जो इस लेंथ है L इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो लैम्बर्ट ने बोला था कि एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और बियर ने बोला था कि ये जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अंदर जो कंसंट्रेशन है उसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द C। तो इन दोनों को मिला करके बना लैम्बर्ट बियर, जिसमें हुआ कि एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड कंसंट्रेशन बोथ। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यहाँ पर आया A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। ठीक है, ये एप्सिलॉन आपका मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ से मतलब निकाला गया है, ये फॉर्मूला है। अभी क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको ठीक से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मेन आपका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बस। ये A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। और एब्जॉर्बेंस को ये -log I/I0 से भी कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी हो सकता है आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिया हो और आफ्टर ट्रांसमिटेंस भी इंटेंसिटी दिया हो, तो वहाँ से आप ये A की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं, वो मेनली सिर्फ इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशन पे। तो इसका एप्लीकेशन जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी होता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, लेकिन मेजरली क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ही होता है। ठीक है, कि जैसे कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल है तो उसमें किसी भी बायोमोलिक्यूल की एनालिसिस के लिए, जैसे इन्वायरमेंटल में आप जो है जो भी वाटर एनालिसिस कर सकते हैं तो उसमें क्लोराइड, फ्लोराइड, इन सब का क्वांटिफिकेशन एनालिसिस। और फार्मास्यूटिकल्स में आप जो है हार्मोन्स, विटामिन, इन सब चीज़ों के एनालिसिस के लिए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, ये कुछ है यूवी इसमें शिफ्ट के बारे में। तो हाँ, तो इसके लिए यहाँ ग्राफ से समझेंगे। तो ये एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के अगेंस्ट है। तो इसमें जब भी एब्जॉर्बेंस किसी हायर वैल्यू की तरफ शिफ्ट होगा तो उसे हम रेड शिफ्ट या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, बैथोक्रोमिक इफेक्ट। और अगर एब्जॉर्बेंस लोअर वैल्यू की तरफ शिफ्ट होगा तो उसे हम ब्लू शिफ्ट कहेंगे। ठीक, और जब एब्जॉर्बेंस इंक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीज करेगा शिफ्ट, तो उसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं।
और उसका उल्टा जब डिक्रीज़ होगा तो उसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही लैंग्वेज में भी लिखा है कि अ वेवलेंथ शिफ्ट टू हायर वैल्यू इज कॉल्ड रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक इफेक्ट, और शिफ्ट टू लोअर वेवलेंथ इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। और इन इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन हाइपरक्रोमेसिटी, डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन हाइपोक्रोमेसिटी। ठीक है, तो ये कभी पूछ सकता है कि हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, असर्शन रीजन में देके या फिर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में दे करके, तो ये याद रखिएगा। तो अब ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें मेजरली आप देखें तो जो भी क्वेश्चंस है वो आपकी इसी फॉर्मूले पे आया है, A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। ठीक है, और ये नेक्स्ट 2019 से पूछा, ये भी सेम वही A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL पे ये सॉल्व हो जाएगा। मेन 17 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, तो अब ये फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है ये इस मेन फॉर्मूले पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ ट्रिप्टोफेन मेजर्ड एट 280 नैनोमीटर इन क्यूवेट 2 सेंटीमीटर पाथ लेंथ इज 0.56। मतलब आपका एब्जॉर्बेंस दे रखा है 0.56 और लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर और मोलर एक्सेशन कोफिशिएंट आपका दे रखा है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 5600 पर मोल पर सेंटीमीटर। ठीक है, और कंसंट्रेशन पूछा है आपसे, है ना, कंसंट्रेशन C निकालना है आपको। तो और ये आपको माइक्रो मोल में पूछा है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पर आप यूनिट कन्वर्जन मत भूलिएगा। माइक्रो मोल में पूछा मतलब इंटू 10⁻⁻6 कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ कंसंट्रेशन के लिए A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL, इधर सॉरी CL, और C के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल्स टू A अपॉन एप्सिलॉन L। तो इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यू पुट करके रख लीजिएगा, लास्ट में ये कन्वर्जन करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेम ये भी है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन इसमें भी आएगा आपका। ठीक है, माइक्रोमोल सेम ये भी ऐसा है। तो अभी हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उसमें हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करवाएंगे। आप खुद से भी करने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आया है। ठीक, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो शुरुआत में मैंने एक ग्राफ बनवाया बायोमोलिक्यूल का, जिसमें कंसंट्रेशन और स्ट्रक्चर के बारे में था कि एक्सरे से होगा और यूवी विजुअल से होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसके बारे में और ढूंढिएगा आपको जहाँ जहाँ से भी मिले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम लोग आंसर करेंगे ज़रूर। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।